मैं बरसों बाद गिन्नी के घर गई थी। उसकी भाभी निभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने किचन में गई तो मैं वहीं टेबल पर पड़ी डायरी उठाकर उलटने पुलटने लगी। वह गिन्नी के भाई सुजय की डायरी थी। जो पन्ना खुला उसे देखकर पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन गिन्नी, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए। अगर तू अब होती तो देख पाती कि शरीर के रंग के कोई विशेष महत्व नहीं होते। तेरे जाने के साल भर बाद जब विधा का जन्म हुआ तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई है। उसमें मुझे तेरी परछाई नजर आई। मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। डिफेंस कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी से एमटेक में भी टॉप ही किया। टॉप करने के बाद उसे डीआरडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना गया। वहीं उसे अपेक्षाकृत कठिन कोर्स गाइडेड वेपन के निर्माण के लिए भी चुना गया। उसके यानी तेरे सातों आसमान तब उसकी यानी तेरी मुट्ठी में कैद हो गए जब उसे भारत की जटिलतम मिसाइल निर्माण के लिए वैज्ञानिकों की टीम का प्रमुख चुना गया। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे गिन्नी, पर मैंने उसे वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की रंग रूप देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा गिन्नी। पता है, तेरी इस काली स्याह भतीजी बिझा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकरा कर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्म लेती गिन्नी, तब जब कि मैं इतना आत्मनिर्भर हो गया। तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती मेरी प्यारी बहन। बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए सीमित साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही। चल, मैं तो उनके पास रह पाया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपने ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर तो उन्हें क्षमा कर देना प्यारी बहन। तेरे दुख को मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बंधाने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैंने इतनी अधिक सांवली लड़की निभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों निभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकारा ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी। फिर ऐसा क्यों किया तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में तो सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं गिन्नी, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी विधा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भर कर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना गिन्नी? गिन्नी के भाई का उसके नाम यह पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे गिन्नी फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं बचपन में गिन्नी की सहपाठी रही थी और उसकी पड़ोसन भी थी। अपनी अल्हड़ बुद्धि के साथ उसे संभल देने का प्रयास तो बहुत किया था ही मैंने भी, पर मेरा ब्याह बहुत जल्द हो गया और गिन्नी अकेली रह गई थी। फ़ोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में। पत्रों से कितना ढारस बनता भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यथा मैंने अपने कानों से सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं थी, काफ़ी कुछ अपनी आंखों से देखी भी थी मैंने उसकी व्यथा, जिसने उसे बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया था। मैं उसकी व्यथा कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन में तो भुला कर जी नहीं सकी, पर मैं आज आपको उसकी व्यथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कम कर पाऊँ। 3 भाई थे गिन्नी के, अजय विजय सुजय। 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा सुजय इंजीनियरिंग करके अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी गिन्नी, काली स्याह गिन्नी। सचमुच बहुत ही काला रंग था उसका, मैला मैला सा
छोटी छोटी सी गोल गोल आंखें, सलेटी रंग के होठ और सिर पर उलझे उलझे काले काले घुंघराले बालों का बेतरतीब घना छत्ता, पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे हौज पौज, नैन नक्श और ठिगनी कद। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट से, जिसके इस गलाकाट प्रतियोगिता वाले समय में कोई महत्व नहीं। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण गिन्नी खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी। तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धुले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हरेक के लिए उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये वो विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें उसके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता? परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीजें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। गिन्नी भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हों और कौन से अवगुण ना हों, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने को आतुर रहता। फलतः गिन्नी को अपने ही द्वारा सावधानी से गढ़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरौंदों सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन करने लगती, ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदादिल लड़की की आशा को पराजित कर नहीं सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे धंसती चली गई। वह उसे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने के इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक अंदाजा भी नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लुट चुका है, यहाँ तक कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी गिन्नी अपलक जागती हुई रातों में प्राण लेवा निराशा से निपट अकेली ही जूझती। कभी बेतहाशा आंसू बहाती, कभी माता पिता के संसर्ग के क्षणों को कोसती, सोचती कितनी घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण परस्पर उनके मध्य। संभवतः मात्र काया ही मिलन करती रही होगी, पर मन कभी भी प्रफुल्लित ना हुए होंगे दोनों के। अन्यथा सृजन के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उसकी इस महाकुरूप काया में क्यों कर प्रकटता। कभी सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रति छाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई कितने इतने कुरूप काले क्यों न हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी दृढ़ता से बात मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर के जिद्दी रहे होंगे? जिद भी बेढंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए उसमें। मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नैन नक्श भी उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो ना ही हुई होती। वह रह रह कर अधीर हो उठती, स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती, क्यों क्यों आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम रूप? क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्निग्धता, समर्पण का चमचमाता उजला रंग? देह पर चढ़ी जीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम अच्छाइयों पर? गिन्नी ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाने के बारे में बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाने का, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, गिन्नी बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई ना से झुंझलाई हुई निपट गंवारी माँ उस पर चिल्ला पड़ी,
दुनिया की होड़ करो बस, खुद की शक्ल सूरत तो देखो मत। उन्हें देख और खुद को देख, यूं भी उनके बाप तो रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं। तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कानी कौड़ी भी है जो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजूं। इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खरिया रगड़ ले। कसरत करने जिम जाएगी महारानी, घर का काम करो। कौन सी कसरत बड़ी है इससे? सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर बोरी सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पाप कर्मों का फल दिया ऊपर वाले ने। 3-3 सजीले बेटों के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूटी बेटी मेरी गोद में डालकर। माँ के इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर लिए जैसे निरपराध से अपराध बोध से भर उठी थी। दृष्टि पाँव के पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी कहीं, और पाँव वहीं जमीन में गड़े रह गए थे देर तक। दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती, सच है। गिन्नी की माँ भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार में पैसों की किल्लत बनी ही रहती है, और कोई माने या ना माने पैसा प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करता ही है। गिन्नी की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार ही करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानों ने उस प्यार में दाग लगा दिया था। बार बार गिन्नी को अस्वीकृत किया जाता। कोई एकाध अगर गिन्नी की शक्ल सूरत पर समझौता करने को तैयार भी हो तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उनका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही नहीं पाता। पिता ने तो इतना कभी कमाया ही नहीं था। बेटों की कमाई भी अभी शुरुआती दौर में ही थी, अतः गिन्नी के साथ साथ उसके माँ बाबूजी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूर पर ही रहे, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य गिन्नी को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी छलनी हुई वो बस लड़की ईश्वर से पूछती, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर। मेरी जो माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति थी, उस तक के मन में मेरे लिए अथाह घृणा भर दी, तो दूसरों किसी से क्या आशा रखूं। सुजय भैया ना होते तो मैं कब की मर ही चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु? सिर्फ आंखों को काली बनाने वाली गाढ़ी काली स्याही मेरी सकल शरीर पर ही उड़ेल दी। कभी वो माँ से छिपकर चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती, कभी चुपके से अपनी भाभी की गोरेपन की क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में रंग निखारने के नुस्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतीक चेहरे का रंग 19-20 का अंतर भी तो ना दिखाता। गिन्नी ने काया को छरहरी करने के लिए घर के कामकाज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी ना के बराबर ही खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से आजीज आ गए। निम्न मध्यम वर्गीय पिता भी उसको ही परेशानी का कारण मानने लगे, और उसके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर होते गई, जिसने उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर भाई सुजय की नौकरी में व्यस्तता पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता। घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करना होता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी निभा को भी देना ही होता। ऑफिस में वह गिन्नी के ब्याह की तमाम जुगत भिड़ा रहा था, गिन्नी को बताए बगैर, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और कुछ जानबूझकर की गई उपेक्षाओं के मध्य वो निश्चल निर्मल मन भोली भाली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उलाहने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती हुआ 31 वर्ष की आयु में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों, तिरस्कारों, उपेक्षाओं और ताने उलाहनों को उसने अपनी ही दुपट्टे के साथ मजबूती से बटा, और उसका एक सिरा अपनी गर्दन में और दूसरा पंखे की छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत का झूला झूल गई। वह भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच भी नहीं सकता था। सब हताश थे, विशेषकर सुजय बहुत व्याकुल हो उठा। सुजय उसकी पढ़ाई के समय उसकी मदद कर नहीं सका था, तब वह भी तो पढ़ाई ही कर रहा था, परंतु अब तो वह स्वयं कमाता था। उसने गिन्नी को फिर से पढ़ाने लिखाने का प्रयास भी किया था,
परंतु इस बार गिन्नी ध्यान लगा ही नहीं सकी थी पढ़ने लिखने में। सुजय को बार बार पश्चाताप होता कि काश उसने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता गिन्नी को, तो शायद उसे यूं मरना न पड़ता। गिन्नी की आत्महत्या के ठीक 1 बरस बाद गिन्नी के सबसे छोटे भाई सुजय की पहली संतान के रूप में बेटी ने जन्म लिया। बच्ची की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए काफ़ी थी। जैसे मरकर भी गिन्नी अपने प्यारे भाई सुजय से अलग नहीं रह सकी थी और बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आया। गिन्नी की भयावह मृत्यु का धुंधलाता दृश्य खुद को झाड़ पोंछ कर घर के हर सदस्य के दिल में सीना तान कर आ खड़ा हुआ। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दीवार पर टंगी गिन्नी की माला चढ़ी तस्वीर को देखते, कभी दृष्टि चुराकर उस नवजात को। रूप रंग को लेकर समाज की खोखली मान्यताओं ने जन्मी उपेक्षा ने माँ निभा की आंखों से बच्ची के लिए नैसर्गिक ममता को पीछे धकेल दिया था। निभा की आंखों में गिन्नी की असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के भय से जुड़ गया था, जिसे बच्ची के पिता सुजय ने सहज ही ताड़ लिया। स्त्रियां भी विचित्र ही होती हैं, खुद कैसी भी आड़ी तिरछी क्यों ना हो, परंतु बहू बेटियों के रूप सौंदर्य की कमी उनके लिए घर में जैसे अमावस्या सा अंधकार ला पटकती है। कहीं न कहीं सुजय को तो संतोष ही हुआ था इस रूप में गिन्नी के लौट आने का। वह इस बार गिन्नी के अथाह प्यार से ऋण से उऋण होने का अवसर पा गया था, जिसे इस बच्ची को योग्य बनाकर माँ, बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई उसकी उपेक्षा और उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के पश्चाताप से मुक्ति पा जाने का यह रास्ता दिया था। प्रकृति ने उसे वह समझ गया और उसने निभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। माँ बाबूजी को उनकी पहली पोती तथा पत्नी को उसकी पहली संतान की बधाई देकर माहौल को थोड़ा हल्का किया। सुजय अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, प्रगतिशील विचारों से भरा युवा, आधुनिक होते समाज का हिस्सा, जो यह जानता था कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा, जहाँ उसके रंग रूप से उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वही कर सकता था यह सब। इसलिए नहीं कि वह पुरुष था तो वही सोच सकता था। एक स्त्री, वो भी माँ, अपनी बेटी के लिए जरा भी नरम नहीं थी, और एक पुरुष भाई सही पर अपनी बहन की पीड़ा को समझ सका, अपने लिए उसके निस्वार्थ प्यार को समझ सका था, जिसका प्रतिफल न दे पाने का पश्चाताप बारीक सुई की नोक बनकर उसे भीतर तक चुभता रहता। स्त्री अगर गिन्नी के स्थान पर कोई और होता, जिसने समाज के घर के इस रूप से आजिज आकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भी तटस्थ ही रहा होता, परंतु यह तो उसकी लाडली बहन गिन्नी के साथ ही हुआ था ना। इस समय उसकी तटस्थता उसके जीवन को निर्मूल ही कर सकती थी। निभा ने बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति अभी भी मिलावटखोरी से बची हुई है। उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग टस से मस नहीं हुआ। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़ कर गिन्नी ने अपने मन में न जाने कितने सपने पाले होंगे, उस भयावह रात उसी गुलाबी दुपट्टे से बंधकर लटकती हुई गिन्नी की लंबी हो गई गर्दन, फटी हुई आंखें, उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई सफ़ेद जीभ, पंखे से लटकी उसकी काली मोटी काया, रात को आंखें बंद करते ही अक्सर निभा के आगे झूलने लगती और वो भयभीत हो अचानक चीख पड़ती। सुजय ने उसके अनकहे भय को भांप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहाँ था। अभी तो सुजय उसकी आत्महत्या के कारण से ही समझौता नहीं कर पाया था। इस बच्ची ने उसके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उस पर, उसकी आत्मा से गिन्नी की तर्कहीन आत्महत्या का बोझ उतारने का उपकार। बचपन के वो दिन याद थे उसे, जब गिन्नी सबको छोड़कर छोटे भैया कहती उसके पीछे दौड़ती रहती। सुजय के सिवा उसे किसी और का साथ बिल्कुल भी तो ना सुहाता। माँ सारे बच्चों को खाने की चीज़ें बांटती तो गिन्नी अपना हिस्सा भी सुजय को देने लगती। सुजय थोड़ा सा लेकर प्यार से उसे अपने पास बैठाकर बाकी उसे ही खिला देता।
और वह सुजय से 6-7 बरस छोटी गिन्नी खुश होकर उसके कंधों पर झूल जाती। और वह बात वो कैसे भूल सकता था जब सुजय ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहा था और बाबूजी ने साफ मना कर दिया था, तो सुजय खूब दुखी हुआ था। तब नन्ही सी गिन्नी अपने छितरे बालों के पीछे छिपे कानों से अपनी छोटी छोटी बालियां उतारी और उसे देकर कहा था, छोटे भैया, इसके बदले में पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, सच्ची। एक दिन माँ ने बाबूजी तो यही कहकर अपने तड़े दिए थे। सच्ची बता रही हूँ भैया, तुम साइकिल ले लेना इसके बदले वाले पैसों से। उस दिन सुजय ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही नन्ही बालियां उसके कानों में ही पहना दी थी, यह कहकर कि साइकिल मैं बाद में ले लूँगा। और फिर उसने माँ बाबूजी से कभी साइकिल की जिद नहीं की थी। एक बार जब वह अपनी इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल चला गया था, तब गिन्नी को बुखार आ गया था। तेज बुखार में वह बड़बड़ाती, छोटे भैया आ जाओ। जब दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं, तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को ही बुलाने की सलाह दी थी। सुजय को आना ही पड़ा था, तभी बुखार उतरा था गिन्नी का। फिर बोल कर गया कि हर हफ्ते उसे खत लिखेगा और पड़ोसी सिन्हा अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते फ़ोन भी करेगा उसे। तब कहीं वापस जा पाया था सुजय, कहाँ भूल पाया था अपनी पढ़ाई की जागती अनगिनत रातें, जिनमें छोटी सी गिन्नी ने अपनी नींदें कुर्बान की थी उसका साथ देने के लिए। उसके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल गिन्नी पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती, जब थक जाती तो कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी माँ के द्वारा दिन में बीनने को दिए चावल को ही बीनती रहती देर तक। भाई को नींद आती तो धप धप कर चलती छोटी सी गिन्नी उसके लिए झट से चाय ले आती, 2-4 बातें बनाती, न जाने कहाँ कहाँ के चुटकुले सुनाती, खूब हंसाती और उसे पुनः तरोताज़ा कर देती। खाने में जब भी कुछ विशेष बनता, सबसे ज़्यादा उसके लिए ही ले आती और अपने जमा किए हुए पैसे उसे पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उसका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उसके लिए पिता तक से लड़ जाती थी। और भी ना जाने कितनी बातें थी जिन्हें चाह कर भी वो भूल नहीं सकता था। सुजय भी उसे असीम स्नेह करता। यूं भी किसी भाई को बहन के शारीरिक सौंदर्य से भला क्या सरोकार, उसे तो दिखाई देता है सिर्फ मन। जो गलतियां गिन्नी के साथ हुई थी वो इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएगी, ऐसा निश्चय किया सुजय ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रहों के बावजूद सुजय ने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा को आगे का संवाहक उसने अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार द्वारा दूसरी संतान के आग्रह पर वो हर बार यही तर्क देता कि माँ बाबूजी, अगर गिन्नी भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? और अगर वो भी हम तीनों भाइयों की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल रही होती, क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रख अपने तन पर लिपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? 50 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने करियर के चमचमाते प्रभात के आगे तन पर चढ़ी सांझ को ही हावी होने देती खुद पर? बेटी की अधिकतम जिम्मेदारियां उसने स्वयं उठाने का उद्घोष कर दिया था घर में। पंडित से नामकरण न करवा कर नाम भी स्वयं ही रखा था विधा सरकार। माँ ने समझाना चाहा, बेटियां तो माँ के सानिध्य में ही ठीक पलती है बेटा। अजय स्वयं को पल भर भी तो रोक नहीं सका था माँ को कड़वा उत्तर दिए बगैर। इस बच्ची के लिए निभा की आंखों में मैंने वही तिरस्कार देखा है माँ, जो गिन्नी के लिए कोई लड़का न मिलने पर तुम्हारी आंखों में आ गया था उसके लिए। क्षमा करना माँ, तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी, तो क्या बाबूजी को मानना नहीं पड़ता? सुजय अपने भीतर तेजाब से खौलते अपराध से तिलमिलाकर माँ ने सुजय को रोकना चाहा, परंतु वह रोक नहीं सकी थी उसे, बल्कि वह और भी उग्र होकर बोला था, तुम चुप ही रहो माँ। माँ होकर भी कहाँ देख पाई थी तुम गिन्नी के भीतर की बेचैनी? अपने काले रंग को बस जरा सा निखार लेने की कितनी ललक होने लगी थी उसे अपने अंतिम दिनों में। मैंने देखा था उसे घोर अवसाद में घिर कर चुपके चुपके अकेले आंसू बहाते हुए। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी उसकी छोटी छोटी आंखों में समाई विकराल व्यवस्था। हाँ, मैंने देखी थी उसके सतही शांत व्यवहार के भीतर के लेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपा नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे का तड़पा कर रख देने वाला भयानक रुदन।
मैं उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही। कैसे कह पाती वह नेरी अपने मन की, सब कुछ खोल कर मुझसे। सुजय, अब बस भी कर। माँ अपने कानों पर हाथ रख कर रोने लगी थी। तुम कहती हो मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची को निभा के भोरे से छोड़ दूं? नहीं माँ, मैं गिन्नी को दोबारा मरने नहीं दे सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। धन्यवाद।